आज हम प्रश्नावली की प्रामाणिकता की जांच से संबंधित डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है प्रश्नावलियाँ पुनः भेजना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सूचनादाता हैं, वो प्रश्नावली को भर करके नहीं भेजते, तो ऐसी स्थिति में पुनः वही प्रश्नावली उन्हीं सूचनादाताओं के पास पुनः भेजी जाती है। इस विधि में उत्तरदाता की मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्हीं उत्तरदाताओं के पास यह प्रश्नावली पुनः भेजी जाती है। फिर है समान वर्ग का अध्ययन। प्रश्नावलियों को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह को देखकर उन्हें पुनः भरवाया जा सकता है। पिछली सूचनाओं की तुलना में यदि दूसरे समान वर्ग को दी गई प्रश्नावलियों से प्राप्त उत्तर भिन्नता लिए हुए हों तो प्रश्नावलियाँ अविश्वसनीय व अप्रामाणिक मानी जाती हैं। फिर है उपनिदर्शन का प्रयोग। यदि प्रश्नावली के निर्माण के समय प्रश्न के पूर्व परीक्षण हेतु बड़े निदर्शन का प्रयोग किया गया था, तो पुनः उसी बड़े निदर्शन में से एक छोटा रूप उपनिदर्शन निकालकर उस पर प्रश्नावलियाँ परीक्षा की जांच हेतु भेजी जाती हैं। यदि तुलना में दोनों परिणामों में अंतर मिले तो प्रश्नावली दोषपूर्ण एवं अविश्वसनीय मानी जाती है। अन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग। प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों द्वारा भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि इन विधियों से भी वही उत्तर प्राप्त होते हैं जो प्रश्नावलियों से प्राप्त हुए हैं, तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जाती है। इसके पश्चात है प्रचलित सामान्य ज्ञान स्तर। जो तथ्य सामान्यतः ऊपरी रूप से ज्ञात हो जाते हैं, प्रश्नावलियों की सूचनाएं यदि उनसे अलग होती हैं तो प्रश्नावलियाँ विश्वसनीय नहीं मानी जाती। अर्थात प्रश्नावली की विश्वसनीयता के लिए प्रश्नों को अपने सामान्य ज्ञान से परखने पर प्रचलित ज्ञान के विपरीत उत्तर प्राप्त होने पर इन्हें अविश्वसनीय माना जाता है। इसके पश्चात है प्रश्नावली विधि के गुण। सबसे बड़ा गुण प्रश्नावली विधि का यह है कि विशाल जनसंख्या का अध्ययन इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। प्रश्नावली विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन संभव है। अन्य किसी प्रणाली द्वारा अधिकतम जनसंख्या का अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसी उपयोगिता के संदर्भ में विल्सन का कहना है, यह व्यक्तियों के एक बहुत बड़े समूह अथवा बिखरे हुए व्यक्तियों के एक छोटे से चुने हुए समूह से कुछ सूचनाएं, सीमित सूचनाएं प्राप्त करने की एक सुगम विधि है। फिर है न्यूनतम व्यय। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में कम व्यय साध्य है। इसमें किसी प्रकार से अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता। केवल प्रश्नावली को छपवाने में तथा सूचनादाताओं के पास भेजने के लिए डाक व्यय में खर्चा होता है, जो अधिक नहीं है। अतः यह विधि है वो काफ़ी कम खर्चीली है। न्यूनतम समय। प्रश्नावलियों द्वारा अध्ययन शीघ्र संपन्न कर लिया जा सकता है। प्रश्नावली छपवा कर शीघ्र उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है एवं सामान्यतया एक निश्चित अवधि में भरकर वापस भी आ जाती है। इससे समय कम लगता है, जबकि साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची आदि प्रविधियों में अधिक समय लग जाता है। बड़े क्षेत्र में प्रश्नावलियाँ एक साथ भेजी जाती हैं और समय अन्यों की तुलना में कम लगता है। अतः यह विधि कम समय में आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, विवेचन एवं निष्कर्ष आदि को तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होने से यह न्यूनतम श्रम साध्य विधि है। सूचना की पुनरावृत्ति संभव। इस विधि द्वारा एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव है। अनेक अध्ययन विषयों में एक बार में ही तथ्यों का संकलन करना पर्याप्त नहीं होता। उस स्थिति में इस प्रविधि द्वारा अध्ययनकर्ता को कुछ व्यक्तियों से बार बार तथ्य प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। केवल कुछ अधिक प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका आवश्यकता अनुसार समय समय पर उपयोग किया जा सकता है। फिर है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाता की स्थिति पूर्ण रूप से अज्ञात रहती है। उत्तरदाता सूचना देते समय आश्वस्त रहता है कि अध्ययनकर्ता उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता।
तथा उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतया गुप्त रखी जाएंगी। इसलिए प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तर तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। फिर है सांख्यिकीय विश्लेषण में सरलता। प्रश्नावली प्रविधि का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणी तथा सांख्यिकीय विश्लेषण कुशलता के साथ किया जा सकता है। बोगार्ड्स का कहना है कि इसके द्वारा ऐसे मानक परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका सारणीयन व सांख्यिकीय विवेचन किया जा सकता है। प्रश्नावली कुछ सीमित भागों में विभाजित होती है, जिसके कारण इससे व्यवस्थित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यह इसका विशेष गुण माना जाता है। फिर है सुविधाजनक। प्रश्नावली स्वयं में एक सुविधाजनक विधि है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को एक निश्चित निर्देश देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नावलियों को सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजने में कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और न ही उससे समय निर्धारण करने की कोई आवश्यकता होती है। इस रूप में यह सुविधाजनक प्रविधि है। फिर तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली विधि में चूंकि अनुसंधान के समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं रहता, इस कारण इसका विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं के परिणामों की तुलना सरलता से की जा सकती है, जबकि अन्य प्रविधियों में ऐसी तुलना करना संभव नहीं है। फिर है प्रश्नावली विधि की सीमाएं। इनमें सबसे पहला है अशिक्षित के लिए अनुपयुक्त। प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त विधि है, क्योंकि प्रश्नावली में जो भी प्रश्न होते हैं उनको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही उनका उत्तर दे सकता है। निरक्षर या अशिक्षित व्यक्ति उन प्रश्नों को न समझ पाता है, नहीं वो उनके उत्तर दे पाता है। इसलिए अशिक्षित व्यक्तियों के लिए यह प्रविधि पूर्णतः अनुपयुक्त है। फिर दूसरी समस्या है उत्तर प्राप्ति की समस्या। प्रश्नावलियाँ बहुत कम संख्या में लौट कर आती हैं। उत्तरदाताओं की उदासीनता, प्रशासन संबंधी दोष, स्वयं कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्देश आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट न होने के कारण अनेक प्रश्नावलियाँ भर करके वापस नहीं आ पाती। उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर अपने स्तर के अनुसार देता है, जो गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी स्पष्टीकरण न होने से अध्ययन त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अतः उत्तरों की सत्यता की कोई जाँच न होने से यह विधि दोषपूर्ण मानी जाती है। अपूर्ण सूचनाओं की संभावना। कई बार प्रश्नावलियों में विशेष प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते जिन्हें उत्तरदाता गोपनीय रखना चाहते हैं। अतः अपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने से तथा कभी लापरवाही के कारण भी कुछ प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण संकलित सूचनाओं की अपूर्णता बनी रहती है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे दिए गए उत्तरों की सत्यता की जाँच हो सके या उनको पुनः भरवाया जा सके। इन सब कारणों से प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण व गलत होने की पूर्ण संभावना रहती है, जो इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। फिर है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। प्रश्नावली विधि का एक दोष यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। इस कारण अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता में अनेक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने का अवसर नहीं मिल पाता। अतः उत्तरदाता से अध्ययनकर्ता का प्रत्यक्ष संपर्क एक ऐसी संज्ञा लय के समान है जिसमें एक दूसरे से संबंध विभिन्न ध्वनियों श्रोता को स्वयं ही सम्मोहित कर लेती है। इसके पश्चात है अस्पष्ट लेख। प्रश्नावलियाँ सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। अनेक बार उनकी लिखावट इतनी दोषपूर्ण, अस्पष्ट व अस्वच्छ होती है कि अनेक समस्याएं महत्वपूर्ण सूचनाएं व तथ्य पढ़ने में नहीं आ पाते और इससे अध्ययन में निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। कभी कभी पुनर्लेखन, शीघ्रता से लिखा जाना एवं काट छांट भी उपयोगी सूचनाओं को पढ़ना असुविधा बना देती है। यह इस विधि का दोष है। गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। प्रश्नावली इस विधि से सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इस गहन अध्ययन के लिए इस विधि से सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इस संबंध में पार्टेन का कहना है कि इस विषय पर इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अच्छे साक्षात्कार द्वारा हम सर्वोत्तम प्रश्नावली की तुलना में कहीं अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार में गहन सूचनाएं सुगमता से मिल जाती हैं, लेकिन इस प्रविधि में अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण गहन अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। सभी उत्तरदाता स्वभाव, शिक्षा, विचारधारा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि व आर्थिक स्थिति आदि में समान नहीं होते हैं। उनमें एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। इस कारण से प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का समान उत्तर मिलना कठिन होता है। इसलिए एक ही प्रश्न के विविध उत्तरों में इतनी अधिक भिन्नता होती है कि उनके आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। फिर उत्तरदाताओं की भ्रांतियाँ।
प्रश्नावलियों से उत्तरदाताओं में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उनके मन में यह आशंका होती है कि किसी विशेष उत्तर के लिए उनका नाम प्रयुक्त किया जा सकता है अथवा उनके उत्तरों को गोपनीय नहीं रखा जाएगा। इस कारण शिक्षित व प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कोई समाज विरोधी व असामान्य व्यवहारों से संबंधित सूचना नहीं देना चाहता। फिर है भावात्मक प्रेरणा का अभाव। प्रश्नावली प्रविधि में उत्तरदाता व अध्ययनकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण उनमें भावात्मक प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। वे एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, मनोवृत्तियों को नहीं समझ पाते, अतः प्रश्नावली बढ़ना मात्र औपचारिकता रह जाती है। तो ये हैं प्रश्नावली।